टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनुच्छेद 95 से देखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं 95 में क्या है। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति शक्ति। मतलब क्या, लोकसभा स्पीकर। आर्टिकल 93 तक हम लोग देख चुके हैं। आर्टिकल 93 में लोकसभा स्पीकर और लोकसभा उपाध्यक्ष, मतलब लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 55 95 यह कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वह लोकसभा का सदस्य होता है। और दूसरी बात, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से किसी पद की या कोई भी तरह का उनको शपथ लेने की जरूरत नहीं होती है। वह लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। 95 के तहत यह कहा गया है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वाह करेगा। मान लीजिए लोकसभा स्पीकर यदि नहीं है किसी कारणवश, तो इस समय उनके कर्तव्य का पालन कौन करेगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष उनके कर्तव्य का पालन करेगा। अनुच्छेद 95 सब क्लोज, मतलब कि 95 के 1 में यह कहा गया है कि अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। मतलब क्या, यदि लोकसभा का स्पीकर है तो लोकसभा स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेगा उस सदन की। यदि लोकसभा का स्पीकर नहीं है तो उस कंडीशन में लोकसभा का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। और जैसे ही उपाध्यक्ष अध्यक्ष का रोल अदा करता है तो उस समय उस उपाध्यक्ष के अंतर्गत या अंतर्निहित वह सारी शक्तियाँ, वह सारी पावर वो अंतर्निहित हो जाता है जो एक अस्थायी लोकसभा स्पीकर के अंदर रहता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो इस कंडीशन में अनुच्छेद 95 का 1 यह कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। मतलब क्या, राष्ट्रपति इस कंडीशन में किसी भी सदस्य को, किसके सदस्य को, लेकिन लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति किसी राज्यसभा के मेंबर को, राष्ट्रपति हर कंडीशन में लोकसभा के सदस्य को ही, किसी भी सदस्य को लोकसभा स्पीकर के रूप में उस समय के लिए नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 95(2), अनुच्छेद 95 का 2 यह कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में वह व्यक्ति कार्य करेगा जो लोकसभा द्वारा इस कार्य हेतु निर्दिष्ट किया गया हो। मतलब क्या, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया हो वह व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य का निर्वहन करेगा। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका में लोकसभा सदस्य को वे सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है जो लोकसभा अध्यक्ष को रहता है। मतलब क्या, जो उस समय उस सदन की अध्यक्षता करता है उन्हें वह सारी शक्तियाँ, वह सारा पावर, वह सारा कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है जो एक अस्थायी लोकसभा स्पीकर के पास रहता है। तो आर्टिकल 95 के तहत यह कहा गया है। नेक्स्ट 96, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना। मतलब क्या, जब मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जा रहा हो तो उस प्रस्ताव की सुनवाई के लिए वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करें। वास्तविक चीज़ है यहाँ पर, यदि ऐसा होगा तो नेचुरल जस्टिस का हनन होगा। नेचुरल जस्टिस कहने का क्या मतलब है कि मानिए चोर यदि कोई है और चोर से पूछा जाए कि भैया आप चोरी किए हो क्या, तो क्या वो किसी भी कंडीशन में कह सकता है? कहने का मतलब है जिनके खिलाफ आरोप है उन्हीं से यह बोला जाए कि भैया आपके खिलाफ आरोप है, आप क्या इस प्रस्ताव को पारित करना या पास करने के आदेश देते हो? तो अल्टरनेटिव है वो बोलेंगे नहीं। तो इस कारण से नेचुरल, मतलब क्या, प्राकृतिक न्याय का हनन ना हो, इस कारण से जब उनके खिलाफ, मतलब क्या, जब लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष, जैसे आप देखते हुए सिंघम मूवी में अजय देवगन के ऊपर आरोप लगता है तो कुछ दिनों के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और उनके घर उनका जो सीनियर ऑफिसर होता है वो चेक इन करने के डेट मारने के लिए जाता है और उन्हें वहाँ पर कहता है कि तब तक के लिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है जब तक तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगा हुआ है वह सिद्ध नहीं होता है। क्यों? यदि वो पद पे रहेंगे तो उनके खिलाफ या उनके ऊपर जो जांच है वो हो सकता है वो उस जांच को प्रभावित कर सके। क्यों? तो यदि वो इंस्पेक्टर हैं या वो दरोगा या वो डीएसपी हैं तो उनके सामने प्रेजेंट जो दरोगा वो कुछ नहीं बोल पाएगा। क्यों? तो सीनियरिटी के नाते, पद के नाते। लेकिन जैसे ही उनको सस्पेंड कर जाता है, निलंबित कर जाता है तो वह एक आम नागरिक की तरह रहते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर यह कहा गया है कि जब उनके खिलाफ कोई संकल्प विचाराधीन पारित किया जाए तो वह उस समय उस सदन के अध्यक्ष के रूप में ना होकर वह उस सदन के सदस्य के रूप में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब क्या, लोकसभा स्पीकर उस समय लोकसभा में बैठेगा लेकिन एक मेंबर की हैसियत से, ना कि लोकसभा अध्यक्ष की हैसियत से। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 98 के अंतर्गत
अनुच्छेद 98 के अंतर्गत संसद की सचिवालय का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत यह कहा गया है कि लोकसभा का मतलब संसद का सचिवालय है, इसका वर्णन संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोकसभा मतलब क्या संसद का सचिवालय है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 98 संविधान के 98 में किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 105 अनुच्छेद 105 संसद के सदनों तथा उनके सदस्य और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। मतलब क्या? अनुच्छेद 105 के अंतर्गत यह कहा गया है कि संसद के सदनों की मतलब क्या? संसद का सदन है, उसका सदस्य और उसकी समिति में जो मेंबर होते हैं उनका विशेषाधिकार। मतलब कि आपको पता होगा कि संसद के सदस्य यदि सदन के अंदर वह कुछ भी बोल सकते हैं तो उनके बोलने के मतलब क्या? सदन के अंदर यदि वह जो स्टेटमेंट देते हैं उस स्टेटमेंट के खिलाफ आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। यह व्याख्या क्यों? तो यह उनका विशेषाधिकार है। और इसी प्रकार से जैसे महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के बैठकों में भाग ले सकता है, और जो अनुच्छेद 105 के तहत संसद के अस्थायी सदस्य को जो सारी पावर, जो सारी शक्तियाँ दी गई है, वह शक्तियाँ उस महान्यायवादी में भी निहित होता है जब वह उस सदन की बैठक में भाग लेता है। तो यह आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कुछ दशाओं में यहाँ पर कहा गया, कुछ दशा कहने का मतलब क्या है कि जो संसद का जो संयुक्त बैठक है, अधिवेशन, सबसे पहले तो यह देखना है कि इसका संयुक्त अधिवेशन या इसका बैठक कब होता है। तो संयुक्त बैठक जो है वह लोकसभा का हो सकता है और राज्यसभा का, दोनों का एक साथ। कब? तो याद रखेंगे पहले हम मनी बिल मतलब क्या? धन विधेयक और संविधान संशोधन, इन दो प्रस्तावों पर। किस पर? तो मनी बिल और संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इन दोनों के खिलाफ या इन दोनों में जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, उसके बावजूद भी हम संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई साधारण विधेयक है, यदि उस विधेयक पर दोनों में डिस्प्यूट हो, मतलब क्या? राज्यसभा और लोकसभा में डिस्प्यूट की स्थिति, मतलब क्या? दोनों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, तो उस कंडीशन में संसद का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर, यह याद रखिएगा। और संसद का संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है? तो आप बोलिएगा साधारण विधेयक के लिए संसद का संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। किन बिल पर नहीं? तो मनी बिल और संविधान संशोधन, इन दोनों प्रस्तावों पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। तीसरा कंडीशन, संयुक्त अधिवेशन में या संयुक्त बैठक में जिस प्रस्ताव पर या जिस बिल पर बहस होती है उस पर बहुमत का जो तरीका है वह विशेष बहुमत मतलब 2/3 का रेशियो नहीं है। उस बैठक में साधारण बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होगा। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और संसद से आप थोड़ा सा याद रखिएगा, संसद का 3 सत्र होता है। कितना? तो 3 सत्र होता है। कौन कौन सा? तो आप यहाँ से याद रखेंगे, एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। 3 सत्र होता है संसद का। बजट सत्र फरवरी से लेकर मई तक चलता है, मानसून सत्र जुलाई से लेकर अगस्त तक, और शीतकालीन सत्र नवंबर टू दिसंबर। तो कभी कभी एग्जाम पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का सत्र नहीं है, तो यहाँ से कन्फ्यूजन। और यदि एग्जाम आपका हो रहा है गर्मी के महीना में तो ऑप्शन में देगा वह ग्रीष्मकालीन सत्र भी। तो अधिकांश छात्र यहाँ पर कन्फ्यूज करते चलो अभी, या वो पूछ लेगा कि अभी वर्तमान में कौन सा संसद का सत्र चल रहा है, तो ऑप्शन देगा ग्रीष्मकालीन, तो आप क्लिक करो ग्रीष्मकालीन, जबकि वो गलत है। संसद में ग्रीष्मकालीन सत्र जैसा कोई शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है। मतलब क्या? वर्ष में 3 बार संसद के सत्र आयोजित होते हैं, यह भी याद रखेंगे। अब फिर बात रहा यहाँ पर कि मनी बिल क्या है। तो मनी बिल के संबंध मतलब धन विधेयक के संबंध में कह सकते हैं वैसा विधेयक जिसमें कर लगाने की, कर हटाने की, नहीं मतलब क्या, कर में कुछ संशोधन करने की, कर में कुछ ऐड करने की, इस प्रकार का जो प्रावधान हो, उस प्रकार के बिल को हम लोग मनी बिल, धन विधेयक बोल सकते हैं। और धन विधेयक के संबंध में अंतिम अधिकार लोकसभा स्पीकर के पास है कि लोकसभा स्पीकर निर्धारित करेगा कि कोई भी बिल, कोई भी प्रस्ताव, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसका मतलब निर्धारण करने का जो पावर है वह लोकसभा स्पीकर के पास है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। यहाँ पर 109 अनुच्छेद में बोला गया है
कि धन विधेयक प्रारंभतः लोकसभा में ही लाया जाएगा। मतलब क्या, धन विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 109 में स्पष्ट कहा गया है कि अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा और धन विधेयक को लाने से पहले मतलब क्या, राष्ट्रपति की इस पर पूर्व अनुमति होती है। यह भी आप यहाँ से याद रखें। तो धन विधेयक कहाँ लाया जाता है? तो धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा से पास होने के बाद धन विधेयक कहाँ जाता है? राज्यसभा में। राज्यसभा के पास 14 दिन का पावर है इस धन विधेयक को अपने पास रखने का। 14 दिन के भीतर राज्यसभा धन विधेयक में यदि वह संशोधन करना चाहती है तो वह भी बोल सकती है, यदि वह यह नहीं करना चाहती तो वह भी यहाँ पर बोल सकती है। लेकिन राज्यसभा संशोधन कर नहीं सकती है। राज्यसभा संशोधन करने का अनुमोदन करेगी। राज्यसभा के पास धन विधेयक के लिए संशोधन करने का अधिकार नहीं है, बल्कि संशोधन में अनुमोदन करने का अधिकार है। तो मनी बिल के बारे में आप समझे। मनी बिल मतलब क्या? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत दिया गया है किसी कर को लगाया जाना, समाप्त किया जाना, परिवर्तित किया जाना या विनियमित किया जाना एज ए मनी बिल। भारत की संचित निधि या लोक लेखा निधि मतलब पब्लिक अकाउंट में कोई धन प्राप्त करना, संचित निधि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 सब क्लोज 2 110 के क्लोज 2 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड से संबंधित कोई प्रावधान तो वह मनी बिल नहीं आएगा। किन्हीं सेवाओं या लाइसेंसों की फीसों से संबंधित कोई प्रस्तावित वह बिल मनी बिल के अंतर्गत नहीं आएगा। और अनुच्छेद 110 सब क्लोज 3 इसमें कहा गया है कि धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। 117 के अंतर्गत यह कहा गया कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और धन विधेयक यदि लोकसभा से पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास मात्र 14 दिन का इसके पास अधिकार है। 14 दिनों के भीतर विधेयक पर राज्यसभा यदि स्वीकृति नहीं दी जाती है तो धन विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा में धन विधेयक के संदर्भ में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, बल्कि संशोधन का अनुमोदन मतलब सिफारिश करने का अधिकार है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और इस प्रकार से जब धन विधेयक आता है तो धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के अंतर्गत मिले अधिकार के तहत धन विधेयक के संदर्भ में नहीं है। मतलब क्या, राष्ट्रपति को जो अनुच्छेद 111 के तहत 3 प्रकार का जो वीटो का जो अधिकार दिया गया, वीटो पावर जो दिया गया, वह वीटो पावर राष्ट्रपति मनी बिल पर प्रयोग नहीं कर सकता है। यह भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। राष्ट्रपति के पास धन विधेयक के संदर्भ में बस 2 ही विकल्प हैं, अपनी स्वीकृति दे दें या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले। लेकिन वीटो का जो पावर है वह राष्ट्रपति यहाँ पर प्रयोग नहीं करेगा। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बोला गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 121। अनुच्छेद 121 यह बोल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के संबंध में उनके कार्य करने की जो क्षमता, उनके कार्य जो वो कार्य कर रहे हैं उस कार्य पर उन पर कोई भी टिक्का टिप्पणी संसद नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 122 में यह बोल रहा है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर टिक्का और टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाएगा। यह दोनों अनुच्छेद एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाती है। तो यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को एक अनोखी विधायी शक्ति प्राप्त है जिसे अध्यादेश कहा जाता है। ऐसा शक्ति भारत में केवल और केवल राष्ट्रपति के पास ही प्राप्त है। मतलब क्या, ऐसा शक्ति प्रयोग केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा, कि प्रधानमंत्री इसमें नहीं कुछ कर सकता है। यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस जो शब्द है यह भारतीय संविधान मतलब क्या, भारतीय प्रशासन या भारतीय शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में अध्यादेश नामक शब्द लिया गया। अध्यादेश राष्ट्रपति को जब ऐसा लगे कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता, मतलब कि कोई ऐसा कंडीशन हो, कोई ऐसा एकाएक, जैसे मान लीजिए एकाएक चीन आक्रमण कर दिया भारत पे,
और उस समय सदन जो है वह सत्र में नहीं है, तो क्या अब राष्ट्रपति महोदय इंतजार करेंगे कि अब सदन चलेगा, सत्र में सदन बैठक करेगी, तब कानून बनाएंगे, तब उस पर अपने मिलिट्री को भेजेंगे? जी नहीं, इमीडिएट इस प्रकार के घटना से या इस प्रकार के घटना के समय, इस प्रकार के घटना के घटित होने के पहले राष्ट्रपति के पास यह विशेष पावर दिया गया संविधान के अनुकूल कि वह राष्ट्रपति इसका इंतजार नहीं करेंगे कि सदन अब बैठक बैठेगी, वह तत्क्षण उनके पास यह विशेष पावर है कि वह तुरंत कानून बना सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास यह पावर को क्या कहते हैं? तो ऑर्डिनेंस कहते हैं। सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो, सही बात है, एकाएक, या संसद के दोनों सदन अथवा एक सत्र सदन में नहीं हो, सत्र में नहीं हो, तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है कौन? तो राष्ट्रपति कर सकता है। आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। संघ सूची और समवर्ती सूची, सूची मतलब क्या? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। इस कंडीशन को ध्यान सुनिएगा। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, मतलब कि आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया हो या आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया हो, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। जबकि संघ सूची और समवर्ती सूची पर करता है, दोनों शब्द को पकड़ना है। पॉलिटी इज ए वेरी स्वीट सब्जेक्ट, आपको यहाँ पर एक एक शब्द पर ध्यान देना होगा। करता है मतलब क्या? पूरा पावर है। कर सकता है मतलब क्या? कुछ कंडीशन लगा दिया, इन कंडीशन, यदि ऐसा कंडीशन हो तभी वो कर सकते हैं। तो यह भी यहाँ पर आप याद रखेंगे। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देता है तो वही अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। यदि संसद द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो संसद की बैठक के 6 सप्ताह के बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितने महीने की हो सकती है? तो 6 महीने की हो सकती है, एवं संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 हफ्तों की होती है। यह भी याद रखेंगे। यदि संसद की मंजूरी मिल गई तो 6 महीने उस ऑर्डिनेंस का कार्यकाल, यदि मंजूरी नहीं मिली तो 6 सप्ताह के बाद वह ऑर्डिनेंस स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं। तो भारत में न्यायपालिका कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कैसे? तो आप देख लीजिए। आप इस प्रकार का आकार है भारत में। यहाँ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यह कुछ पिज्जा के आकार का भारत में न्यायपालिका का आकार है। मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सत्र न्यायालय। भारत में इस प्रकार का न्यायपालिका, भारत मतलब क्या? न्यायपालिका का जो तरीका हुआ है एकात्मक न्यायपालिका है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप में उच्चतर न्यायपालिका मतलब क्या? हायर जुडिशरी कहते हैं। तो वहीं उच्च न्यायालयों के नीचे के सभी न्यायालयों को मिलाकर निम्नतर न्यायालय मतलब क्या? लोअर जुडिशरी भी या अधीनस्थ न्यायपालिका भी, सबॉर्डिनेट जुडिशरी भी कहा जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अब रहा अनुच्छेद 124 में क्या है? तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। जबकि आपको याद होगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो लॉर्ड मतलब सर जॉर्ज इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कब किया गया? 1774 में। लेकिन क्या वो एक सुप्रीम कोर्ट था? जी नहीं, उसके खिलाफ भी प्रीवी काउंसिल जा सकते। उसके बाद आपको याद होगा 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 अधिनियम के तहत 1937 में दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। लेकिन क्या यह सुप्रीम कोर्ट था? यह भी सुप्रीम कोर्ट नहीं था। उस समय इसका नाम था क्या? तो फेडरल कोर्ट एज ए संघीय न्यायालय। क्यों संघीय न्यायालय? मतलब कि इसके खिलाफ आप प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। तो प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा जा सकता था। फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट किया गया। फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट कब किया गया? तो 28 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर
सुप्रीम कोर्ट किया गया। और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो हरिलाल जी कानिया इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और यही हरिलाल जी कानिया या हीरालाल जी कानिया, जो भी मिले आपको बुक में, फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। जब पूछे फेडरल कोर्ट का अंतिम मुख्य न्यायाधीश तो हीरालाल जी कानिया, जब पूछे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश तो हीरालाल जी कानिया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और हीरालाल जी कानिया एक ऐसे मतलब कि चीफ जस्टिस थे, और सब्यसाची मुखर्जी भारत के 2 ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। और दीपक मिश्रा जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मिश्रा जी पहले ऐसे चीफ जस्टिस बने जिनके ऊपर महाभियोग लाया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखें। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी भी चीफ जस्टिस के ऊपर महाभियोग लाया गया। कहाँ लाया गया था? तो राष्ट्रसभा में लाया गया था। नेक्स्ट है न्यायाधीशों के वेतन आदि अनुच्छेद 125 में। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की न्यायमूर्ति की नियुक्ति। मतलब क्या? कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। यहाँ पर यह कहा गया है कि जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो तो उस समय राष्ट्रपति महोदय एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के तहत कर सकते हैं। एडहॉक जजेज 127 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। मतलब क्या? 128 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की बैठकों में जब बैठक में कमी हो तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 128 पर किया जा सकता है। इसमें क्या कहा गया है? तो उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति नहीं होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर सकते हैं। और अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ इंग्लिश भाषा में होती है। यह भी याद रखेंगे। और सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो नियुक्त होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनको वह सभी पावर प्राप्त हो जाता है जो पावर सुप्रीम कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश को रहता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना। इसका क्या मतलब है? तो उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय का मतलब यह है कि अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। कहने क्या मतलब कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों के लिए रेफरेंस मतलब कि नज़ीर होते हैं। उच्चतम न्यायालय अपनी अवमानना पर, कंटेम्प्ट पर संबंधित व्यक्ति को सजा भी दे सकता है। तो यह हुआ एक अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 130 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का स्थान। क्या भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में ही होगा? यस, अनुच्छेद 130 में स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है वह दिल्ली में ही होगा। 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अब बात रहा आरंभिक अधिकारिता क्या है? उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता। तो यहाँ पर यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य है, आरंभिक अधिकारिता मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट के शक्ति को 3-4 भागों में बांटा गया है। आरंभिक कार्य बांटा गया है, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं अपीलीय कार्य। तो इन सब के आधार पे आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है आरंभिक कार्य के अंतर्गत भारत सरकार का या किसी राज्य सरकार के साथ विवाद उत्पन्न होने, मतलब क्या? सेंट्रल प्लस स्टेट का विवाद हो या आरंभिक क्षेत्र में, स्टेट प्लस स्टेट के बीच विवाद हो तो यह आरंभिक क्षेत्र में, कई स्टेट प्लस सेंट्रल के बीच विवाद हो, यह 3 प्रकार का जो विवाद होगा यह सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक क्षेत्र या मूल क्षेत्र या मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है या कौन मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो आप याद रखेंगे सेंट्रल टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट या 2 से अधिक स्टेट और सेंट्रल के बीच या 2 स्टेटों के बीच। तो इस प्रकार का जो कार्य होगा वह सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 132 के अंतर्गत यह उल्लिखित है कि दांडिक, दीवानी अथवा संविधान की व्याख्या संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यहाँ पर पूछता है एग्जाम में कि संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट का कौन सा अधिकार है? तो संविधान की व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकारिता है। आर्टिकल 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट का यह एक अपीलीय अधिकारिता, यह भी याद रखेंगे। 133 उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। 34 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। 134 को उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। 135 नहीं देखेंगे हम लोग। 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि कर सकता है कौन? तो संसद। अनुच्छेद 139 कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना संसद द्वारा कानून बना के दिया जाएगा। 140 उच्चतम न्यायालय की आनुवांशिक शक्तियाँ।
141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होना। यह जो कानून बनाएगा यह भारत के सभी कोर्टों को मानना पड़ेगा। और वैसे सुप्रीम कोर्ट पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट संबंधित, आप वो बात जाकर देख लीजिए, पूरा सुप्रीम कोर्ट आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आप 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन के लिए, 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति का शक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट 143। उसके बाद अब आइए अध्याय 5, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग कैग बोलते हैं, जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी भी भारत में हैं। मतलब क्या, भारत के कैग अभी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अभी कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत में भी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू मतलब क्या, जम्मू एंड कश्मीर के पहले राज्यपाल। जम्मू एंड कश्मीर से जब धारा 370 या अनुच्छेद 370 जब समाप्त हुआ तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में राज्यपाल मतलब उपराज्यपाल पद समाप्त कर दिया गया, और तब से वहाँ पर क्या होने लगा, तब से वहाँ पर राज्यपाल होना शुरू हो गया। तो जम्मू एंड कश्मीर के पहले राज्यपाल बने गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और वो वहाँ से अपने पद का इस्तीफा देने के बाद वह भारत के कैग के अध्यक्ष बने। यह भी याद रखेंगे। जो कैग क्या होता है, तो कैग जो है यह सरकार का एक तरह से लेखा जोखा करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका योग्यता क्या है कैग होने के लिए, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। मतलब IAS रैंक का अधिकारी जो होगा वह कैग पर नियुक्त हो सकता है। और अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति से नियुक्त करते हैं, लेकिन किसकी सिफारिश पर, तो COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर, और इसकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था नहीं है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अभी एक चीज़ यहाँ से सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति 3 व्यक्तियों के लिए वारंट जारी करता है। कौन कौन, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति के लिए, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, और कैग की नियुक्ति के लिए। इन तीनों की नियुक्ति के लिए वारंट जारी किया जाता है। यहाँ पर वारंट का मतलब यह होता है एक अधिपत्र, एक नियुक्ति पत्र, एज ए वारंट। तो वारंट किसी किसी के लिए, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजेज के लिए, राज्यपाल के लिए और कैग, इन तीनों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति के लिए वारंट जारी किया जाता है। 149 नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ, 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यों के राज्यपाल, 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, 155 राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल की पदावधि से याद रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकते हैं। और राज्यपाल के पद के लिए शर्त क्या है, यह 157 के अंतर्गत बतलाया गया है। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, 161 क्षमा, मतलब राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति 161, राष्ट्रपति को 72 की तहत क्षमा देने की शक्ति है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 162 163 के तहत राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मंत्रियों के बारे में अनुबंध किया गया कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्री को शपथ दिलाएंगे। और मंत्री परिषद का, राज्य में मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री एज ए चीफ मिनिस्टर। और राज्य का वकील कौन, तो राज्य का महाधिवक्ता एज ए एडवोकेट जनरल, इसको बोला जाता है। ये राज्य सरकार का वाद को, राज्य सरकार की बातों को न्यायपालिका में, हाई कोर्ट में प्रस्तुत करता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन, 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, 170 विधानसभाओं की संरचना, 171 विधान परिषदों की संरचना, 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता, 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन मतलब क्या, विधान परिषद जो है जिसको हम लोग बोल सकते हैं MLC, इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो MLC जो होते हैं वो विधान परिषद के मेंबर होते हैं। विधान परिषद रखना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं। वो राज्य चाहे तो वो अपने पास विधान परिषद रख सकता है, वो राज्य चाहे तो अपने पास विधान परिषद को समाप्त भी कर सकता है। तो 174 तक आज हम लोग कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को देखने का प्रयास किए, और जितना भी जैसे विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी पर ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बना हुआ। तो बस यहाँ पर मकसद है सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद को बताना, इसलिए यहाँ पर अधिक डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।